द चैनल, इट्स मी सिमरन जहानी, आपकी इंग्लिश वाली दीदी। तो क्लास 12 अब पढ़ने वाले हैं हम अपना फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये जो चैप्टर है ना, ये दो पार्ट में है। पहले पार्ट में हम एक बच्चे की कहानी पढ़ेंगे जो एक रैग पिकर है, यानी कि जो कूड़ा उठाता है, सड़कों पे से कूड़ा बीनता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है साहिब। और जो दूसरा बच्चा है वो कौन है? वो फिरोजाबाद, जहाँ पे कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है जहाँ पे वो चूड़ियाँ बनाने की, वहाँ पे काम करता है। उसका नाम है मुकेश। दोनों ही बच्चे चाइल्ड लेबर में इंडल्ज्ड है और दोनों से ही उनका बचपन छिन गया है, पढ़ाई लिखाई का उन्हें मौका नहीं मिल रहा है और दोनों ही जो है पैसे कमा रहे हैं अपने घर वालों के लिए। तो जो हमारी ऑथर है, जो आपको मैं दिखाती हूँ, ये है हमारे चैप्टर के ऑथर। इनका नाम है अनीश जोंग। इन्होंने ये एक बुक लिखी है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उसमें उन्होंने ऐसे ही बच्चों की कहानियां बताई हैं जिन्हें पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता और उन्हें जो है छोटी सी उम्र में पैसा कमाने के लिए जो है जॉब्स करनी पड़ती है। तो दो बच्चे पढ़ोगे आप, साहिब और मुकेश को, और जानोगे कि कैसे वो जो है उनका जीवन रहता है। ठीक है, तो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आप लोग जो है पढ़ोगे तो लेंदी लगेगा आपको एनसीईआरटी से, बट यहाँ मैंने तुम्हारे लिए देख सकते हो कि प्रॉपर ना कीवर्ड्स क्रिएट कर दी है। एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट एनसीईआरटी का जो कीवर्ड है, जो वोकैबुलरी है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके नोट्स बन गए हैं यहाँ पे। ये पूरी की पूरी स्लाइड मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएगी, लिंक देख सकते हो, और जो है मैं कम्युनिटी पे भी अपलोड कर दूंगी वहां से। ठीक है, तो नोट्स की टेंशन नहीं लिए, बस वीडियो को ध्यान से देखो और हाँ, कमेंट कर दो जल्दी से कौन सी डेट को वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, तो जिस भी डेट को वीडियो को देख रहे हो कमेंट करना मस्ट है। हर एक बच्चा कमेंट करेगा दीदी इस दिन पे पढ़े इस चैप्टर को। ठीक है दी, तो चलो शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो पहले कहानी हम किसकी पढ़ने वाले हैं, किसी को पता है? हाँ, तो पहला वाला जो पार्ट है वो है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। ये कौन कहता है? ये वो जो कूड़ा बीनने वाला बच्चा साहिब है ना, वो कहता है कि कभी कभी मुझे गार्बेज में पैसे भी मिल जाते हैं। तो चलो सबसे पहले हम साहिब की कहानी पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि जो हमारी ऑथर है ना, मैंने आपको फोटो दिखाई उनके, अनीश जोंग, तो इनके मोहल्ले में ये बताती हैं हमारे को, स्टार्ट कर दिया हमने चैप्टर। तो वो कहती है मेरे मोहल्ले में मैंने देखा है कि हमेशा जब मैं बाहर जाती हूँ तो एक बच्चा है, काफ़ी सारे बच्चे आते हैं और उनमें से एक ये बच्चा है, ये आके ना कूड़े के जो ढेर होते हैं उनको बीनता रहता है, खोजता रहता है उनमें से कुछ, ऐसे खोजता है उनको जैसे उसमें कुछ बहुत कीमती सामान हो, ऐसे उसको जो कूड़े को बीनता रहता है। तो ये जो हमारी ऑथर है एक दिन उसके पास गई और उसको जाके बोलती हैं उस बच्चे को कि तुम ये सब क्यों करती हो, तुम क्यों कर रहे हो ये सब। ठीक है, तो वो जो बच्चा है वो कौन था? वो बच्चा है साहिब। ठीक है, और साहिब कहाँ से आया हुआ है? एक्चुअली में ये जो साहिब बच्चा है ना, ये बांग्लादेश के ढाका से आया हुआ है। ठीक है, इसका एक्चुअल में घर कहाँ है? बांग्लादेश के ढाका में इसका घर है, बट इसके जो मम्मी पापा हैं और पूरी की पूरा सिर्फ के मम्मी पापा ने, इनके गांव के सभी लोग जो बांग्लादेश का ढाका है वहाँ से शिफ्ट हो गए थे यहाँ हमारी कंट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि इनके जितने भी खेत थे वो स्टॉर्म से, यानी कि तूफान वगैरह आने से ख़राब हो गए थे, नष्ट हो गए थे। तो वो लोग यहाँ हमारी कंट्री में आ गए थे, किसकी? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में, कि बड़े शहरों में आके काम कुछ मिल जाएगा। तो ये जो साहिब है, ये इसकी फैमिली, इसके गाँव के सभी लोग अब यहीं हमारी कंट्री के अंदर रहते हैं। और ये जो बच्चा है जो है क्या करता है, हमारी जो मैडम है, जो हमारी राइटर है, उनके मोहल्ले में रोज़ सुबह कूड़ा बीनता रहता है। तो इन्होंने उससे जाके पूछा बेटा तुम ये सब क्यों करते हो? तो वो कहते हैं मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं, मैं इसलिए ये सब करता हूँ, कुछ और काम होता तो वो कर लेता, यही काम है मेरा कूड़ा बीनना, मैं यही कर रहा हूँ। तो कह रही मैंने उससे बड़ी बेवकूफ़ थी मैंने उस बच्चे को कह दिया कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, गो टू स्कूल। और कह रही बोल के मुझे शर्म भी आई, मैंने क्या कह दिया ये। तो वो रिप्लाई करता है बच्चा कि उन्होंने बनवाया नहीं है स्कूल, अगर स्कूल होता तो तुम्हें चला जाता। अब उन्होंने कौन है? तो ये जो बच्चा है ये कहता है कि मेरे जो स्कूल जो है ना मेरे मोहल्ले में है ही नहीं, अगर गवर्नमेंट ने, वो कौन है यहाँ पे? गवर्नमेंट है, एग्जाम में आ सकता है। दे डिडंट बिल्ड वन, दे कौन है यहाँ पे? गवर्नमेंट ने, कि भाई स्कूल बनाया नहीं सरकार ने, होता तो मैं चला जाता मैडम। तो वो कहती है मुझे बुरा भी लगा था बोल के एकदम से इसको कि मैंने से क्या हॉलो एडवाइस दे दिया है, क्या उसको मैं वो कह रही हूँ कि पढ़ लो जाके, है ही नहीं कोई जगह जहाँ ये बेचारे को पढ़ने लिखने का मौका मिले। तो उन्हें काफ़ी अजीब भी लगता है। ठीक है, तो फिर जो है वो कह रही मैंने उसको ऐसे मजाक में कह दिया, बच्चे को ऐसी कुछ भी कह देते हैं ना, तो कह रही मैंने उसे कह दिया अच्छा बेटा एक बात बताओ, मैं अगर स्कूल बनवाऊंगी तो तुम आओगे मेरे स्कूल में? तो कह रही वो बड़ा खुश हो गया बच्चा, आंखों में उसकी चमक आई, ये कह रहा हाँ मैम ज़रूर आऊँगा, अगर आप स्कूल बनवाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। कह रही फिर कुछ दिन बीत जाते हैं,
तो ये बच्चा ना मेरे पास भागते भागते दोबारा आ गया और मुझे कह रहा मैम आपका स्कूल रेडी हो गया, मैम आपका स्कूल रेडी हो गया। ये कूड़े बीनने वाला बच्चा कह रही मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं शर्मा सी गई, मैं शर्मसार हो गई कि ये मैंने क्या कर दिया। वो छोटा बच्चा, वो कोई बनवा थोड़ी रही थी स्कूल, तो कह रही मुझे अजीब लगा कि मैंने उसको एक झूठा वादा कर दिया, एक बच्चे को झूठी उम्मीद दे दी मैंने। फिर कह रही मैंने कहा अपने आप को कहा कि नहीं मुझे इतना भी बुरा नहीं लगाना चाहिए, ये तो बच्चे के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी ने इन्हें झूठे प्रोमिस कर दिया है। वो हमेशा ये गरीब लोगों के साथ यही होता है कि हर कोई अपने प्रॉफिट के लिए आके इन्हें प्रोमिस करता है और कभी भी निभाता नहीं है, ठीक है। तो यार इसके साथ पहली बार नहीं हुआ है कि किसी ने इसे प्रॉमिस करो फुलफिल ना हुआ। तो मेरे को पहले तो बहुत बुरा लगा कि मैंने इसे झूठी उम्मीद दे दी कि मैं स्कूल खोलने वाली हूँ और ये स्कूल नहीं खोलने वाली थी, ठीक है। अब वो कहती हैं आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कह रही बहुत महीने हो गए थे, मैं रोज़ उसको देखती थी, आता था अकेले, नहीं अपने दोस्त को भी लाता था, वैसे वो साथ में बहुत बच्चे आते थे कूड़ा बीनने। कह रहा मैंने बहुत समय में उसको जान गई थी, तो एक दिन मैं उसके पास गई और मैंने उससे उसका नाम पूछा। तभी मैं अभी बच्चा बच्चा कह रही थी, नाम तो मैं बता चुकी हूँ, मैं बच्चा कह रही थी ना क्योंकि अभी तक नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ था। तो कह रही मैं गई उससे और मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अनाउंस करा। अनाउंस मतलब क्या, कह रही उसने बड़ी शान से बताया साहिब आलम। नाम क्या है बच्चे का, साहिब आलम, जो कूड़ा बीनता है उसका। तो कह रही साहिब आलम नाम सुन के मैं हैरान हो गई क्योंकि इस नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का राजा। कह रही अगर इसको अपने नाम का मतलब पता चल गया ना तो ये हैरान हो जाएगा। इसको तो पता ही नहीं है कि इसके नाम का मतलब क्या है, इसके नाम में तो इतनी बड़ी आयरनी छुपी हुई है। आयरनी क्या होता है, इंग्लिश में आयरनी समझ लो। आयरनी मतलब होता है कि आपने सोचा कुछ हो और हो कुछ और जाए। तो इसका नाम रखा गया था यूनिवर्स का राजा, राजा पूरे दुनिया का। उसके पास तो कितनी शान की वो ज़िंदगी जिए, दुनिया की हर लग्जरी उसके पास होनी चाहिए। और ये बच्चा था साहिब, इसके पैर में जूते चप्पल भी नहीं थे, ये इतना गरीब था। तो इसका नाम और इसका जीवन आपस में बिल्कुल मैच नहीं करता था। तो अब वो उसका नाम सुन के बड़ा हैरान हो जाती है। तो इस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आयरनी इन साहिब नेम, 1 मार्कर 2 मार्कर 4 मार्कर सब आ सकता है, तो याद रखना, ठीक है। अब वो कहती है मैं रोज़ देखती थी साहिब को, रोम मतलब सड़कों पे घूमता रहता था ये और अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ। कह रहे ये बच्चों की ना एक आर्मी, एक झुंड, एक मतलब सेना टाइप बना के आते थे ये। और ये सब बच्चे क्या करते थे, कह रहे सारे नंगे पैर होते थे, सुबह आ जाते थे और दोपहर तक चले जाते थे। जैसे चिड़िया होती है ना सुबह सुबह आती है, वैसे ही ये नंगे पैर झुंड बना के थैले पकड़ के अपने कूड़ों के आ जाते थे और कूड़े बीनते हुए फिर वापस चले जाते थे। तो उन्होंने इन बच्चों की आर्मी को नाम दे रखा था बेयरफुट बॉयज़ आर्मी, ठीक है, कि नंगे पैर घूमते रहते हैं। तो कह रही मैंने देखा एक दिन, तो मैं इन बच्चों के पास चली गई। अब तो मेरी महीनों से कह रही मैंने जानती हूँ, तो मुझे तो इन सबके नाम याद हो गए। जैसे साहिब का नहीं, वो सारी टोली थी ना जो बच्चों की, सबके नाम इनको याद हो चुके थे। तो कह रही मैं गई इनके पास और मैंने एक बच्चे से पूछा, उसने ना चप्पल नहीं पहन रखी थी, बिल्कुल नंगे पैर था। गर्मी होगी वैसे भी और नंगे पैर जो है सोचो कि सड़क पे पैर छिल जाते हैं। तो कह रही मैंने उसे कहा बेटा तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो उसने मुझे कहा कि मेरी मम्मी ने शेल्फ पे से नीचे नहीं उतारी है, मतलब अलमारी में कहीं ऊपर रखी होंगी, मम्मी ने नीचे नहीं उतारी है, इसलिए मैंने नहीं पहनी। तो कह रही इतने में ही एक लड़का और था इसके साथ में, उसने 2 अलग अलग रंग के जूते पहन रखे थे, जैसे एक ग्रीन हो गया एक ब्लू हो गया, मिस मैचिंग जूते पहन रखे थे। तो वो कहता है ये बदतमीज़ है, इसकी मम्मी अगर उतार भी देंगी ना जूते तो भी या चप्पल तो भी ये नहीं पहनने वाला है, ठीक है। तो यानी फिर मैंने उस लड़के से पूछा कि तुमने ये अलग अलग रंग के जूते क्यों पहन रखे हैं। तो उसने मुझे कुछ रिप्लाई नहीं करा, वो थोड़ा शर्मसार सा हो गया, इसे नीचे देखने लग गया। उसने बताया नहीं, मे बी उसने कहीं कूड़े में से उठाए हों और वो पहन रखे उसने, तो वो चुप रहता है। और एक बच्चा कह रही उनमें से था, वो मुझे कहता है कि मैम मेरे को तो जूते चाहिए, मेरे को भी जूते चाहिए। मतलब वो जो छोटे बच्चे हैं, वो जो पूरा दिन कूड़ा बीनते रहते हैं, इतनी मेहनत भी करते हैं, उनको जो है ये बेसिक नीड भी उनकी फुलफिल नहीं हो रही है कि वो पैरों में जूते पहने। अब हमारी जो मैडम है अनीस जुंग, जो हमारी ऑथर है, वो कहती है मैं ना पूरे इंडिया में घूमी हूँ, हर एक गांव घूमी हूँ, हर एक शहर घूमी हूँ और मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो है नंगे पैर घूमते हुए। और हमारे यहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर ना बहुत बार इसको कहा जाता है कि नंगे पैर रहना ना हमारा क्या है, हमारा ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन मतलब क्या, हमारा रिवाज है नंगे पैर रहना। बट कह रही ये कोई रिवाज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये एक बहाना है गरीबी को छुपाने का। कि जो परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जो इतनी ज़्यादा लेवल की पॉवर्टी फैली हुई है ना, तो वो लोग जो चप्पल अफोर्ड नहीं कर पाते वो अपने बच्चों को ये बहाना दे देता है कि बेटा हमारा तो रिवाज है नंगे पैर रहना, ठीक है। अब कह रही है जब ये मैं जूतों के बारे में सोच रही थी तो कह रही मुझे कहानी याद आ गई। वो कहानी है उदीपी नाम के एक शहर की, छोटा सा कस्बा था उदीपी नाम का। कह रही वहाँ का एक आदमी था, वो मेरा दोस्त था।
तो उसने मुझे बताया कि जब वो छोटा था, मतलब इन मैम का कोई फ्रेंड होगा, वो उदीपी में रहता होगा, तो उसने बताया कि जब वो छोटा था तो उसके पापा जो उदीपी का मंदिर था उसके पुजारी थे। तो वो जब भी स्कूल जाता था, मैम का, हमारी फ्रेंड उदीपी वाला कह रही, वो जब भी स्कूल जाता था छोटे होते हुए, तो हमेशा गॉडेस से प्रे करता था कि प्लीज़ मेरे को जो है जूते पहनने हैं तो मेरे को जूते दिलवा दो। तो कह रही फिर अब बहुत सालों बाद, लगभग 30 सालों बाद मैं दोबारा उदीपी गई थी और मैं उसी मंदिर में गई। तो अब वो मेरे फ्रेंड के पापा तो पुजारी नहीं थे, कोई नया पुजारी था वहाँ पे। तो मैंने वहाँ जाके देखा मंदिर के अंदर, तो अब तो वहाँ पे शहर में बहुत लोग रहते भी नहीं थे और वहाँ पे बिल्कुल डेजोलेटेड सा था, मतलब बिल्कुल ही वीरान पड़ा हुआ था वो जगह। बट मंदिर में फिर मैं गई तो वहाँ पे जो नया पुजारी था वो मुझे वहाँ लेके गया। मैं उसके जो है आंगन में जाके बैठी तो एक बच्चा आता है, वो पुजारी का ही बेटा था। कहीं वहाँ प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी हुई थी रेड से कलर की और एक फोल्डिंग पड़ा था। तो वो बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में आया और उसने अपना बैग जो है फोल्डिंग के ऊपर फेंका। तो मैंने नोटिस करा कि वो स्कूल यूनिफॉर्म के साथ उस बच्चे ने जूते पहने थे। तो कह रही अब मुझे रियलाइज, तो वो कहती है, कह रही मैंने कहा चलो अब भगवान जी ने इस बच्चे की तो विश पूरी कर दिया, मतलब वो जो मेरे दोस्त ने विश मांगी थी वो तो पूरी हो गई कि पुजारी के जो बच्चे उनके तो पैरों में जूते हैं आज के समय पे, बट ये बच्चे हैं इनको तो आज तक जूते नसीब नहीं हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली कह रही हैं कि इतना ही डेवलपमेंट आया है हमारी कंट्री के अंदर, अब इतनी ही लोगों की इनकम राइज हुई है कि पुजारी के बच्चे तो जूते अफोर्ड कर पा रहे हैं, बट ये लोग ये भी अभी भी जो है जैसे ये रैक पिकर्स है या और भी बहुत सारे लोग कह रही अब भी जूते अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों को बेसिक नीड्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब वो क्या करती हैं, अब जब वो इतना इन बच्चों से कनेक्ट हो गई थी ना, इनका दर्द समझ रही थी, तो कह रही मैं एक दिन चली गई सीमापुरी। अब सीमापुरी क्या है तो ये बात मैं आपको बताती हूँ। बिग सिटी में कह रही थी ना, बिग सिटी में आ गए ये जो है साहिब के घर वाले, तो वो बिग सिटी है दिल्ली, हमारी कैपिटल सिटी। तो बांग्लादेश से बहुत सारे रिफ्यूजीज़ आए थे बांग्लादेश वॉर के दौरान 1971 में, जब बांग्लादेश एक न्यू कंट्री बना था उस समय पे बहुत सारे रेफ्यूजीज़ जो है इंडिया आ गए थे। तो उन्हीं में से बहुत सारे जो रेफ्यूजीज़ आज के समय पे भी कहाँ रहते हैं, सीमापुरी में रहते हैं। तो सीमापुरी कहाँ है, दिल्ली से बिल्कुल किनारे पे सटा हुआ एक बहुत बड़ी सी जगह है, वो सीमापुरी के नाम है उसका, वहाँ पे रहते हैं वो सारे के सारे, ठीक है, रेफ्यूजीज़ बहुत सालों से रह रहे हैं, बट उनके पास अभी तक अपनी आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो वो वहाँ से आए हुए यहाँ पे रह रहे। तो कह रही मैं एक दिन चली गई वहाँ पे, मैं इन बच्चों को देखती हूँ ये सारे वहीं के थे, तो मैं इनके साथ वहाँ चली गई। तो उन्होंने यही बताया हमारे को कि जो सीमापुरी है ना वो जो है दिल्ली के बिल्कुल साथ में है, मतलब दिल्ली में ही है, दिल्ली हमारी कैपिटल सिटी है, कितना डेवलपमेंट है दिल्ली के अंदर, बट वो माइल्स अवे है दिल्ली से। मेटामॉर्फिकली आपकी बुक में लिखा है, मेटाफॉर्मॉर्फिकली मतलब क्या होता है, मेटाफर मतलब होता है कंपैरिजन करना। तो कह रही अगर कंपैरेटिवली देखो तो दिल्ली का ही पार्ट है सीमापुरी, बट अगर तुम कंपैरिजन करोगे तो इतना दूर है तरक्की के मामले में। देखो तुम पहले ज़माने में जब ये रेफ्यूजीज़ आए थे बांग्लादेश वॉर के बाद, लगभग 20,000 रेफ्यूजीज़ यहाँ रहते हैं, तो कह रही उस समय में तो ये वीरान पड़ा था, बिल्कुल जंगल टाइप था जो है, कोई डेवलपमेंट नहीं थी सीमापुरी में। कह रही और अब भी यही है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, बस 20,000 फैमिलीज़ रहती हैं अपने बच्चों के साथ, उन्होंने हट बना रखी है, अपनी झुग्गी झोपड़ी बना रखी हैं और ऊपर जो है प्लास्टिक की छतें लगा रखी है जिसमें पानी चूता रहता है बारिश आने के बाद में। इतनी गंदगी है वहाँ सड़कों के ऊपर सीमापुरी में, उस बस्ती में सीवेज नहीं है, यानी कि जो वॉशरूम का जो कूड़ा होता है वो बाहर निकालने तक का नालियाँ नहीं बन रखी है, रनिंग वाटर नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। ऐसी हालत में सीमापुरी में 20,000 परिवार रहते हैं जो बांग्लादेश से आए थे वो, ठीक है। तो कह रही मैं वहाँ जब गई तो मैंने एक औरत से पूछा, तो उसने मुझे कहा कि हम यहाँ रह के इसलिए खुश हैं क्योंकि यहाँ पे हमें जो है कम से कम खाना तो खाने को मिलता है। तो ये जो लोग हैं ना, इन लोगों को क्या हो रखा है यहाँ पे, जितने भी सीमापुरी के लोग हैं, इन्हें ना वो मिल रखे है राशन कार्ड। तो राशन कार्ड से क्या होता है, ये सस्ते में जो राशन होता है ना, चावल आटा और जो गेहूँ है और जो तेल है वो ख़रीद लिया करते हैं। और राशन कार्ड इनको मिलने से क्या हुआ, राशन कार्ड मिलने से इनका ना वोटर लिस्ट पर आ जाता है, तो ये पॉलिटिशियंस को वोट दे सकते हैं। तो इन लोगों के पास आइडेंटिटी नहीं है कि एज इंडियन, नहीं, हम इन्हें कहते रेफ्यूजी ही हैं, इनके पास इंडिया की आइडेंटिटी नहीं है, बट स्टिल इनका नाम वोटर लिस्ट पे डला हुआ है और राशन कार्ड्स इनके पास है। तो एक औरत इनको कहती है, हमारी मैडम को, दैट फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडेंटिटी। क्या बोलती है कि अगर हम यहाँ रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं हम, अगर हम सीमापुरी में रह रहे हैं और हमें राशन कार्ड है हमारे पास और हमें रोज़गार मिल रहा है कि हम ये कूड़ा बेच के पैसा कमा रहे हैं, तो हमारे लिए यहाँ रहना बेटर है रैदर देन हम बांग्लादेश में जाके, ढाका में जाके उन खेतों में रहे जहाँ पे हमारे को कुछ प्रॉफिट ही नहीं होता था, रोज़ वहाँ तूफ़ान आते थे। तो उससे बेहतर है हम यहाँ रह रहे हैं, इवन तो हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है, हमारे यहाँ पे पहचान नहीं है, बट खाना अपने रात को अगर हम बच्चों को पेट भर के खाना खिला के सुला रहे हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रिप्लाई करती है एक औरत उनको, जब वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों रह रही हो, तुम तो इतने सुंदर तुम्हारा ढाका था, वहाँ आप लोग वापस क्यों नहीं चले जाते हो, तो ठीक है।
तो यहाँ ये लाइन रीड कर लो, कितने लोग रहते हैं, लगभग 30 सालों से बहुत सारे लोग जो है सीमापुरी में रहते हैं। एंड ये पूरे का पूरा मैंने यहाँ पे जो है लाइन्स क्रिएट कर दिया। तो यहाँ 10,000, अच्छा हाँ 10,000 है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 10,000 रैक पिकर का परिवार है। 20,000 मैंने मिक्स क्यों करा है वो अगले वाले पार्ट में पता चल जाएगा। तो 10,000 रैक पिकर्स की फैमिली रहती है, ठीक है। तो ये करेक्शन के लिए सॉरी। अब वो जो है बताती हैं, जो ये लोग हैं ना सारे सीमापुरी के, उनके लिए उनका रोज़गार क्या है, कूड़ा, ठीक है। तो जो गार्बेज है ना उसका मीनिंग इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, कूड़े का मीनिंग बहुत ज़्यादा है। इससे इनको इनका रोज़गार मिलता है, कूड़े को बेच के ये घर के लिए अपनी डेली ब्रेड लेकर आते हैं। तो गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। तो ये जो सीमापुरी के लोग रहते हैं इनके लिए कूड़ा क्या है, इनके लिए कूड़ा गोल्ड के बराबर है। जितना कीमती हमारे लिए सोना होता है ना, उतना ही कीमती इन लोगों के लिए गोल्ड होता है, पेरेंट्स के लिए। और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को भी फिर आगे यही सिखाते हैं और इनके बच्चे भी यही करते रहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो गार्बेज है हमारे लिए, हमारे ऊपर सर के ऊपर की छत है, चाहे चू रही है ये छत, पानी टपक रहा है, बट स्टिल अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो कोई और काम नहीं है जो हम करके पैसे कमा पाए। अब अगर ये जो है ना, वो कहते हैं इतने समय से ये लोग कूड़ा बीन रहे हैं, तो ये जो कूड़ा बीनना है ना ये कला बन चुका है, एक आर्ट बन चुका है। पेरेंट्स के लिए सर्वाइवल है, सर्वाइवल मतलब रोज़गार कमाने का ज़रिया, और बच्चों के लिए ये एक टाइप का खेल हो गया, सरप्राइजेस से भरा। बच्चों को तो बड़ा अलग सा लगता है ये काम। एक बार एकदम से साहिब बोलता है, जब वो ये सब बात करी थी, तो साहिब एकदम से चिल्ला के कहता है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज, इवन अ 10 रुपी नोट। और यही आपके चैप्टर का मेन लाइन लिखी हुई है, टैग लाइन है कि साहिब क्या कहता है कि मेरे को ना एक बार 1 रुपये मिल गए थे, एक बार 10 रुपये का नोट भी कूड़े में से मिल गया था। तो मतलब उस बच्चे को क्या लग रहा है कि अरे पता नहीं कभी चांदी का सिक्का ना मिल जाए, तो वो हर समय खोजते रहते हैं कूड़े को इस उसमें कि भैया कुछ तो यहाँ से बढ़िया सा मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपने सीमापुरी के बारे में भी जान लिया है। अब वो कहती हैं, एक दिन सर्दियाँ शुरू हो गई थी, मैं टेनिस के क्लब के बाहर से जा रही थी, हमारी ऑथर, फिर मैंने साहिब को देखा, 2 लड़के थे वो टेनिस खेल रहे थे, उनको देख रहा था बड़े ध्यान से। तो मैंने जाके उससे बात करी, तो मैंने देखा कि उसने फेडेड से कपड़े पहन रखे थे बहुत ज़्यादा, और साहिब ने उस समय अपने पैरों के अंदर टेनिस शूज़ पहन रखे थे जिनमें छेद हो रखा था। तो साहिब ने मुझे बताया कि वो उसको ये गेम काफ़ी अच्छा लगता है, और जो यहाँ का जो वॉचमैन है ना टेनिस क्लब का, वो जब कोई भी नहीं होता तो साहिब को अंदर जाने देता है, और साहिब जो है चुपचाप जाके वहाँ पे झूले झूल लेता है, ठीक है। अब वो जो उसने जूते पहन रखे थे, अनीस जूम कहती है मतलब हमारी ऑथर, कि मैंने जूतों को जब देखा तो उसने मुझे बताया जो है ऐसे वो शर्मा सा गया था, तो वो समझ गई होंगी कि किसी अमीर बच्चे के हैं और वो उसने डिस्कार्ड कर दिए होंगे, तो इसलिए वो साहिब को मिल गए हैं। तो वो जूतों पे एक छोटा सा छेद था, तो किसी अमीर बच्चे ने तो पहनने से मना कर दिया होगा, बट साहिब जिसने आज तक चप्पल नहीं पहनी, तो वो जूते चाहे एक छोटा सा छेद था, वो तो उसको बहुत ही अलग से लग रहे थे, तो उसके कपड़ों से मैच भी नहीं कर रहे थे, बट अब साहिब के पैरों में जूते थे। और मन उसका क्या कर रहा था भाई साहब, टेनिस खेलने का, जो एक बहुत ही जो है रिच स्पोर्ट है, इतना पैसा खर्च होगा उसे सीखने के लिए, तो वो तो बहुत दूर था कि वो उसका सीख पाए, ठीक है। तो है तो बच्चा ही ना, मन तो उसका भी कर रहा है खेलने का, उसकी भी ड्रीम्स है। अब वो कहती है और समय बीत गया, एक दिन मैंने सुबह देखा साहिब को, आज उसके हाथ में कूड़े का थैला नहीं था, एक दूध का वो नहीं होता कनिस्तर सा बड़ा सा जिसमें दूध लेकर आते हैं, डोल जो होता है, कह रही वो था उसके हाथ में। मैंने पूछा बेटा क्या कर रही हो, तो कह रहा उसने मुझे बताया कि वो जो है कहाँ जा रहा था, मिल्क बूथ पे, मिल्क की जो डेयरी होती है वहाँ से दूध लेने जा रहा था, और वहाँ पास में जो है कि वो सड़क के किनारे में जो चाय वाले की दुकान है ना, वहाँ पे अब वो चाइल्ड लेबर बन गया था, वहाँ पे वो काम करते हैं, उसे 800 रुपये मिल रहे हैं महीने के, और 3 वक्त का खाना भी वो वहीं पे खाता है। तो कह रही मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसा लग रहा है आप काम करके, यहाँ पे काम करके, तो वो कोई जवाब तो नहीं देता है कि कैसा लग रहा है, बट हाँ कह रही मैंने देख लिया था कि अब उसके चेहरे पे ना वो जो पहले केयरफ्री लुक था, मज़ेदार सा चेहरा लगता था उसका, बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन वाला बचपना जो उसके चेहरे पे था ना, कह रही वो केयरफ्री लुक वो नहीं था। वो जो था ना उसका गार्बेज का बैग, वो कहती है, वो तो कह रही गार्बेज का बैग तो काफ़ी हल्का लगता था, ऐसा लगता था कि वो केयर फ्री है उसको उठाते हुए। ये जो कैनिस्टर था ये बहुत भारी पड़ गया था वो उसके ऊपर, मतलब उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। तो अब वो लास्ट में कहती है दैट साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहिब आलम, ये दुनिया का राजा, कह रही अब वो अपना मालिक नहीं रहा, अब तो ये छोटा बच्चा बेचारा जिसकी ड्रीम है पढ़ना भी है, टेनिस भी खेलना है, वो क्या बन गया है, एक जो है चाय की दुकान पर वो एक नौकर बन गया है, ठीक है। तो विद दिस फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे फिरोज़ाबाद, जहाँ पे हम मुकेश के बारे में जानेंगे। तो फिरोज़ाबाद कहाँ है, फिरोज़ाबाद बहुत मशहूर है सुंदर सुंदर कांच की बैंगल्स बनाने के लिए। पूरे इंडिया के अंदर जो कांच की बैंगल्स हैं वो जो बिकती हैं पूरी की पूरी, वो कहीं ना कहीं आप समझ लो ये फिरोज़ाबाद की बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज़ में ही बनती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज़ के अंदर सबसे गलत चीज़ ये होती है कि जो ये फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे
बच्चों से काम कराया जाता है, छोटे छोटे 5, 6, 7, 8 सालों के बच्चों से, और बड़े लोग भी करते हैं। बट जब बच्चे ये काम करते हैं तो उनकी आंखों की रोशनी उनसे छिन जाती है, क्योंकि अंधेरे के अंदर जो है भट्टी जला के, कांच को पिघला के ये चूड़ियाँ बनाई जाती है रंग बिरंगी, और उससे बच्चे अंधे हो जाते हैं और बहुत बीमारियाँ लग जाती हैं बच्चों को। अभी तो ये जो है करना बिल्कुल हमारे कानून के खिलाफ है, और जो है बहुत गवर्नमेंट ने एक्ट्स बनाए, रूल्स बनाए बच्चों को इससे बचाने के लिए, बट स्टिल ये प्रैक्टिस होता है अभी भी बहुत जगहों पे। और यहीं पहुंचती है हमारी राइटर, ये तो बहुत पुराना है ना चैप्टर, बहुत ज़्यादा पुराना है। तो कह रही अब मेरी जो ये राइटर है हमारे, वो पहुंच जाती हैं फिरोज़ाबाद, और वहीं फिरोज़ाबाद के एक बच्चे से मिलती है जिसका नाम है मुकेश। ठीक है, तो मुकेश कहता है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुझे गाड़ी चलाना सीखना है। अब जो है मुकेश उनको कहता है कि मुझे गाड़ी चलाना सीखना है। तो वो पूछती हैं कि तुम्हें कुछ पता भी है गाड़ियों के बारे में? तो कहते हैं मुझे तो ना मोटर कार मैकेनिक बनना है। तो एक मुकेश बच्चे से वो मिलती है, उसका मन है कि वो गाड़ी चलाना सीखे भी, गाड़ी भी चलाए, और वो मोटर कार मैकेनिक बन जाए, मतलब गाड़ी को ठीक जो करते हैं ना मैकेनिक, वो जो मुकेश है वो ये बनना चाहता है। ठीक है, और वो ना बहुत कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैं ये नहीं करूँगा हमेशा कि मैं चूड़ियाँ बनाता रहूँ या कांची, नहीं, मैं तो गाड़ी चलाना भी सीखूँगा और मैं तो गाड़ियों को ठीक करना भी सीखूंगा। तो मुकेश के ऐसे ड्रीम्स है, कह रही बट उसका जो ये ड्रीम था ना, ये मुझे मिराज लग रहा था। मिराज क्या होता है? जैसे वो बड़ा रेगिस्तान होता है, उसमें कोई प्यासा आदमी घूम रहा होता है, तो उसे दिखाई देता है ना कि भाई हाँ पानी है, बट वो होता नहीं है, मिल ही नहीं सकता वहाँ पे। तो कह रही ऐसा ही जो है, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था उसका ड्रीम, कि कैसे ये बच्चा अपना ड्रीम फुलफ़िल कर पाएगा एक मोटर कार मैकेनिक तक बनने का भी, क्योंकि जो ये सिस्टम है यहाँ का, बच्चे यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, तो ये कौन है? फिरोज़ाबाद की फैक्ट्री में काम करता है, जैसे बहुत सारे बच्चे काम करते हैं वैसे ही जो है ये मुकेश भी यहाँ पे काम करता है। अब वो कुछ हमें थोड़ी बहुत बताती है फिरोज़ाबाद के बैंगल फैक्ट्रीज़ की कंडीशन। तो ये जो फैक्ट्रीज़ है, मैं तो तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये फैक्ट्रीज़ बहुत गलत है सभी के लिए, और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा। ये ना ऐसी गुफाएं सी बनी होती है, डिंजी सेल्स, मतलब डार्क और जो है ज़मीन के अंदर थोड़ी सी खुदी हुई सी गुफा, सेल टाइप बने होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, बड़ा सा फायर प्लेस होती है, इस टाइप की भट्टी जल रही होती है, तो बिल्कुल काले अंधेरे में भट्टी सी जल रही है, और उसके अंदर क्या होता है, बच्चे कांच पिघलाते हैं। अब यहाँ इस गुफा के अंदर ना हवा आती है ना रोशनी आ रही है, तो सांस लेने की भी दिक्कत बच्चों को हो जाती है। और बहुत बच्चे फिरोज़ाबाद के बड़े होते होते, मतलब 17-18 साल के होते से पहले वो अंधे हो जाते हैं, जो इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि अब तो लॉ बन चुका है, बट स्टिल लॉ बनने के बावजूद भी लगभग 20,000 छोटे छोटे बच्चे हैं जो इन फैक्ट्रीज़ में अभी भी काम कर रहे हैं और अपनी आईसाइट लूज़ कर देते हैं। अगर ये लॉ इस्टेब्लिश बहुत अच्छे से हो गया, मतलब इम्प्लीमेंट होने लग गया, तो ये 20,000 बच्चे बाहर आ जाएंगे। तो ये शायद मैंने यही कन्फ्यूज़ कर दिया था, 20,000 में वो कह रही थी ना रैक पिकर्स, तो रैक पिकर तो 10,000 गिवन है, 20,000 ये बच्चे गिवन है जो यहाँ बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज़ में काम करते थे। ठीक है, तो अब वो मुकेश से मिली जब, तो उन्होंने हमें बता दिया कि मुकेश भी गाइस इसी फैमिली में काम करता था। ठीक है, और इसी फैक्ट्री में काम करता था। ठीक है, तो अब वो जो है मुकेश कहता है उनको कि मैं ना आपको अपना घर दिखाता हूँ। उन्होंने कुछ कहा होगा, तो वो कहता है मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, मेरा घर तो नया बना है। तो जो हमारी ये ऑथर है अनीश जुग ना, ये बच्चों को ना जानती है, मतलब पूरा जो है सोसाइटी के असलियत ना बच्चों के थ्रू जानती है। जैसे साहिब के साथ उसके जो है जगह पहुँची सीमापुरी, तो अब इन्हें फिरोज़ाबाद को जो है जब नोटिस करना था यहाँ क्या होता है कैसे होता है, तो ये मुकेश के साथ उसके घर जाती है। तो मुकेश बड़ी टशन में कहता है मेरा घर ना दोबारा बना है, मरम्मत हुई है मेरे घर की ऐसे। तो कह रही मैं फिरोज़ाबाद की गलियों में मुकेश के पीछे पीछे चल के जा रही थी, बहुत तंग गलियाँ थी, छोटी छोटी सी गलियाँ थी, टेढ़े मेढ़े दरवाजे लगे हुए थे लोगों के घरों पे, ऊबड़ खाबड़ दीवारें थी, हर जगह नालियों में से गंद भरा पड़ा हुआ था, यानी कि सफाई बिल्कुल नहीं हो रखी थी, गार्बेज था बहुत ज़्यादा, और छोटे छोटे कमरे थे, लोगों के घर नहीं थे, छोटे छोटे कमरों में लोग रह रहे थे। और वहाँ पे इतने सारे लोग थे, इतने सारे फैमिली मेम्बर्स थे, साथ में कुछ जानवर भी रहा करते थे उनके साथ में। तो कह रही इतना कंजस्टेडली वो लोग रह रहे थे। कह रही ऐसी ही गलियों में से निकल के मैं एक घर पे पहुँची, वहाँ का जो दरवाज़ा था लोहे का सा था और बिल्कुल गिरने को तैयार था, ऐसा लगा हुआ था। तो वो किसका घर था? वो मुकेश का घर था। वही मुकेश जो अभी कहता मेरा घर नया नया बना है, उसे बहुत प्राउड हो रहा था। वो अपने घर पहुँचा देता है हमारी मैडम को, अनीश को। तो कह रही उस बच्चे ने क्या करा, लात मारी उस दरवाजे के ऊपर और वो दरवाज़ा जो है खुल गया। कहती फिर हम अंदर गए तो मैंने देखा एक आंगन सा था और वहाँ पे जो है वो मुकेश का घर था। तो अब वो मुकेश की फैमिली मेम्बर्स से जो है वो मिलने वाली है। कह रही मैंने देखा वो एक हाफ बिल्ड शैक था।
शैक मतलब आधी अधूरी बनी हुई एक झोपड़ पट्टी थी और उस पर भी वो बच्चा इतना प्राउड कर रहा था। और वहाँ पे इधर उधर घास लगी हुई थी और एक जगह पे चूल्हा जल रखा था, फायरवुड जल रही थी और उस पर एक बहुत प्यारी मासूम सी 17-18 साल की लड़की थी जो खाना बना रही थी। और पूरे के पूरे आंगन के अंदर वो बताती है कि धुआं हो रखा था, क्योंकि चूल्हा जलाते तो धुआं हो जाता है ना। तो वो जो लड़की थी वो मुझे ऐसे जो है देख के हंसती है। अब वो लड़की कौन थी? वो मुकेश के भाई की वाइफ थी। तो मुकेश की फैमिली में जो है कौन कौन है? मुकेश है, मुकेश का बड़ा भाई है, मुकेश के पापा है, मुकेश की दादी है, ठीक है, ये 4 जने हमें बताया। और हाँ, मुकेश की भाभी हो गई, तो टोटल में 5 जने हैं। तो पूरे घर के लोगों का खाना बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? ये छोटी सी 17-18 साल की बच्ची की है। खाना बना रही थी वो, क्या बना रही थी ये भी बता रखा है, पालक के पत्ते बना रही थी वो जो है उसके ऊपर। और वहाँ पास में एक एल्यूमिनियम की जो प्लेट सी थी उसके अंदर सब्जी भी थी और पालक वालक भी पड़ा था, वो वही बना रही थी। तो उस बच्ची के ऊपर ड्यूटी थी सबका खाना बनाने की और पूरे फैमिली का ख्याल रखने की। तो वो कह रही इतनी छोटी सी उम्र में उस बच्चे को बहू के सारे फ़र्ज़ निभाने पड़ रहे थे, ठीक है। तो वो कह रही इतने में क्या हुआ, जब मैं वहाँ थी तो मुकेश का जो बड़ा भाई था वो भी आ गया और मुकेश के पापा भी आ गए। तो वो बच्ची ऐसे अपना घूंघट लेके पीछे छुप गई, जैसे आज कस्टम होता है कि ऐसे बड़े जनों के सामने से जो है घूंघट लेना होता है, वैसे ही। तो कह रही फिर मैंने उन लोगों से बात करी तो उन्हें पता चलता है कि वो जो फैमिली है, मुकेश की जो फैमिली है, वहाँ पे उन लोगों की थिंकिंग क्या क्या है। तो मुकेश के जो फादर है उन्होंने बहुत मेहनत करी है, ऐसा नहीं है मेहनती नहीं थे। वो पहले टेलर थे और फिर इतने समय उन्होंने कहाँ काम करा? ग्लास बैंगल फैक्ट्री में। तब भी वो इतना पैसा नहीं कमा पाए कि मुकेश की पढ़ाई करा सके या मुकेश के भाई की, नहीं। दोनों बच्चे इनके भी ग्लास बैंगल फैक्ट्री में काम करते हैं। और इनकी जो दादी है वो जो बैठी हुई थी वो कहती हैं कि इट इज़ हिज कर्मा हिज डेस्टिनी। वो जो है जब उनसे बात करती है तो उनकी दादी भी बताती हैं कि जो इसके दादा थे मुकेश के, उनकी वो भी अंधे हो गए थे यहाँ ग्लास बैंगल फैक्ट्री में काम करके, और ये तो मुकेश का कर्मा है, इसकी डेस्टिनी है। मतलब उन्होंने जो ये बच्चे इनके काम करें ना ग्लास बैंगल फैक्ट्री में, उसको अपने कर्म मान लिया कि ये तो हमारी किस्मत में है, हम इस कास्ट में पैदा हुए हैं, इस घर में पैदा हुआ है। अगर हमारा बच्चा, हम ये जो है कांच की चूड़ियाँ बनाते तो अब ये हमारा बच्चा यही काम करेगा। तो यहाँ के जो बड़े जन हैं उन्होंने तो मतलब ड्रीम करना, होप करना कि बच्चे को पढ़ा लिखा दो, कोई और प्रोफेशन में डाल दो, वो सोचना ही छोड़ चुके हैं वो लोग। उन्होंने मान लिया है कि ये हमारे कर्मों का फल है, ये हमारी डेस्टिनी है, हम तो यही काम करेंगे। तो उन्होंने मतलब सोचते हैं ना, जैसे कोई सोचे कि नहीं भैया इस छोटे से मुकेश को तो पढ़ा लिखा के कुछ और बना दे, नहीं, उन लोगों की ये सोच ही नहीं बची है। इनफैक्ट सिर्फ जो है मुकेश की दादी की नहीं, वो बताते हैं फिरोजाबाद के हर एक फैमिली में जो भी बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो घर में जो है भट्टी लगी हुई है, वो भी जो है कांच की चूड़ियाँ बना रहा है अलग अलग रंगों की, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, ये सब की जो है वो बैंगल्स बनाते हैं छोटे छोटे बच्चे। और वो ही बैंगल फिर जो है काट पे रख के पूरे शहरों में बिकती हैं और फिर हम लोग पहनते हैं। बट वो बैंगल बनाने में वो बच्चों का पूरा बचपन खराब हो जाता है, ठीक है। तो दिस शी टोल्ड अस। अब आगे वो कहती है मैं फिर मुकेश के घर से बाहर निकली तो मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची को, फिर उससे जाके बात करी तो उसका नाम था सविता, ठीक है। तो वो छोटी बच्ची के साथ में 2 बूढ़े अंकल बैठे थे, एक बूढ़ी औरत सी बैठी हुई थी, शायद उसके मम्मी पापा हो या दादा दादी हो, ये तो नहीं पता है। तो कह रही उसने भद्दे से पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी थी, बिल्कुल फेडेड से पिंक कलर की, और वो छोटी सी बच्ची थी मासूम सी, और उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। क्या कर रही थी छोटी सी बच्ची? वो छोटी, हम तो छोटे बच्चों को गैस भी नहीं जलाने देते, और यहाँ ये छोटी सी बच्ची क्या कर रही थी? कह रही मशीनों की तरह कांच पिघला रही थी। ऐसे लग रहा था इसके हाथ ना हो मशीन हो, और कांच पिघाल के उसकी चूड़ियाँ बना रही थी। कह रही मैं हैरान हो गई इस बच्ची को देख के, हमारी ऑथर। मैंने सोचा क्या इसको मीनिंग भी पता है? ये जो चूड़ियाँ ये बना रही है इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब क्यों पहनते हैं जो है ये बैंगल्स? तो ये सुहाग का निशानी होती है। जैसे लड़की की शादी हो जाती है तो तब वो जो है बैंगल्स पहनती है रेड कलर के और सब कलर्स की, ये उनकी जो है हस्बैंड की और जो सुहाग है उसकी निशानी होती है। कह रही अभी तो इस बच्ची को कुछ नहीं पता है, जब बड़ी होगी एक दिन दुल्हन बना देंगे तब इसे पता चलेगा ये। और कह रही जो उसके साथ में उसकी दादी या उसकी मम्मा, जो भी वो बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, उसके हाथ में भी बैंगल्स थी, वो भी, उसने भी सुहाग की निशानी पहन रखी थी, बट कह रही उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी बिल्कुल भी। जब मैंने उससे बात करी तो उस बूढ़ी औरत ने अपना दुख मुझे बताया कि वो कहती है कि हमने एक वक्त सहर भर खाना भी नहीं खाया। तो जो सविता के साथ में मान लो उसकी दादी है, तो वो बताती हैं कि भाई उन्होंने आज तक पेट भर के खाना भी नहीं खाया। ऐसा तो नहीं मेहनत नहीं कर रहे थे, मेहनत तो पूरी करते थे ना, कितनी मेहनत करते थे, जो है कांच पिघाल रहे हैं, काम करें दिन रात, बट कह रही आज तक हमने पेट भर खाना नहीं खाया। तो उसके साथ में जो वो अंकल बैठे हुए थे, उसके दादा मान लो सविता के, वो कहते हैं जी मैंने तो पूरी ज़िंदगी मेहनत करी है और कम से कम अपने बच्चों के सर पर छत तो दे दी है। मतलब वो बहुत प्राउडली कह रहे थे कि एटलीस्ट उनके घर तो बना हुआ है, वो झोपड़ी सी तो उनकी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फिरोज़ाबाद के ऐसे हैं जो ढंग का घर भी नहीं बना पाते हैं।
तो मतलब इतनी मेहनत करके भी यहाँ के लोगों ने पेट भर खाना भी नहीं खाया है। तो वो कह रही अब मैं इतनी परेशान हो गई थी तो मैं कुछ यंग बच्चों के पास जाती हूँ, जो नौजवान होते हैं ना, लड़कों के पास जाती हूँ कि वो कुछ करें बाहर निकलने के लिए यहाँ से। तो मैं कह रही मैं ग्रुप था लड़कों का, मैं उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा और मैंने उन्हें सजेस्ट करा तो तुम कोऑपरेटिव बनाओ, तुम अपनी सोसाइटी बनाओ, एक ग्रुप बनाओ, आंदोलन करो, प्रोटेस्ट करो और अपने राइट्स के लिए लड़ो, जो है गवर्नमेंट ने तो तुम्हारे लिए राइट बनाया। तो वो कहता है कि अगर हम कुछ करेंगे ना तो जो पुलिसमैन है वो हमें ही जो है जेल में डाल देंगे, हमारे पे कुछ आरोप लगाकर। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो चुका है वो बताती है अनीशू कि ये लोग एक विशियस, एक जहरीले सर्कल में फंस चुके हैं। पुलिसमैन, पॉलिटिशियन, साहूकार यानी कि जो लोग जो है मिडिल मैन होंगे ना, बीच के जो ये सब फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, वो सब, उन सब ने इन लोगों की, इनकी फैमिलीज़ को जकड़ रखा है सिस्टम में। वो इनका, इवन तो गवर्नमेंट ने लॉस बना दिए, वो इनकी मदद नहीं करते हैं और अगर कोई प्रोटेस्ट करे जो है उसको ही जेल में डाल देंगे। और ऊपर से इनके बीच में कोई इनका अच्छा नेता भी नहीं है, कोई लीडर भी नहीं है इन बच्चों का, इनकी फैमिलीज़ का, कोई एक इन बच्चों के ग्रुप का, नौजवानों के, कि जो कुछ प्रोटेस्ट कर पाए। कह रहे कोई इनका हेल्प करने वाला नहीं है। तो अब जो है क्या हो गया वो उन्हें समझ में आता है फिरोज़ाबाद में कि जो है ना, जो वो उन्होंने एक लाइन लिखी है, यंग मैन इक्वल्स द लैमेंट ऑफ देयर फादर्स। मतलब कि जैसे एक लड़का बड़ा हो गया तो उसको क्या करना है, जैसे उसके फादर ने एक्सेप्ट कर लिया था ना कि हाँ भाई अब मैं यहाँ पैदा हुआ, फिरोज़ाबाद में तो कांच की चूड़ियाँ ही बनानी है, तो वो उसको उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो चाहे या ना चाहे उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। और कुछ आंदोलन करने की कोशिश करेगा तो उन्हें ही जेल में डाल देगा। तो वहाँ पर लोगों ने सोचना ही छोड़ दिया कि कुछ और हो भी सकता है। तो अब फाइनली वो फिरोज़ाबाद से भी वापस अपने घर में आ गई होंगी अनीशू, और कह रही है अब मैंने दो लोगों को बहुत ध्यान से देखा। एक उस बच्चे को देखा, साहिब को, जो जिस कास्ट में पैदा हुआ। वो किस कास्ट में पैदा हुआ? वो रैग पिकर फैमिली में पैदा हुआ है। तो अब वो उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा है, उसको एजुकेशन नहीं मिल रही है और उसने अब एक्सेप्ट कर लिया, वो चाय की दुकान पर एक नौकर बन गया। तो जो साहिब है वो जो चाहता था वो तो वो नहीं एक्सेस कर पा रहा है। और कह रही दूसरा मैंने देखा मुकेश को, जो किस वजह से फंसा हुआ है, मिडल मैन, साहूकार, पॉलिटिशियन, जो इन्होंने ये फिरोज़ाबाद के लोगों को एक पूरे सर्कल में फंसा रखा है, इनकी वजह से ये फिरोज़ाबाद के लोग और मुकेश परेशान है। तो वो कह रहे वैसे तो फिरोज़ाबाद के हर लोग जो है गिव अप कर चुके हैं, वो तो नहीं सोच रहे हैं कि हाँ कुछ अलग करेंगे, नहीं सोच पा रहे हैं। बट कह रही एक बच्चा है जिसने गिव अप नहीं करा अभी, और वो कौन है? मुकेश है। उन्होंने देखा पूरे फिरोज़ाबाद में, हर एक से बात करी, हर कोई गिव अप कर चुका उन्हें दिखाई दिया। यंग मैन भी, सविता के दादा दादी भी, और उसकी मुकेश की दादी भी, मुकेश के पापा भी। बट एक जना था जिसने गिव अप नहीं करा था, वो कहते हैं वो है मुकेश। जब मैंने उससे पूछा मोटर कार मैकेनिक तुम बनोगे, बट मैकेनिक सीखने तो तुम जाना चाह रहे हो, वो तो बहुत दूर है, क्या करोगे? तो उसने मुझे बहुत गर्व से बोला, बहुत कॉन्फिडेंस से, क्या कि कोई नहीं, मैं पैदल चल के चला जाऊँगा। तो मतलब यहाँ पर अभी जो मुकेश है ना, उसमें विल पावर है, उसने अपनी ड्रीम्स को गिव अप जो है नहीं किया है। और ये भी नहीं कि भाई फैंटेसी कर रहा है, हाँ बन जाऊंगा, नहीं, वो कह रहा है मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, कोई नहीं मैं पैदल चला जाऊंगा। तो आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, ठीक है। तो वो कहता है आई विल वॉक। फिर जो है वो जो है अनीशू कहती है मैंने उसको ऐसे ही जो है बोला, जैसे वो थोड़ा मजाक करती हैं बच्चों के साथ में। तो कह रही मैंने उसे बोला अच्छा तुम्हें प्लेन भी चलाना है क्या? मतलब वो उसे टेस्ट कर रही थी कि कहीं उसका ऐसी तो नहीं, जैसे हम बचपन में नहीं कहते थे पायलट बनना, ये करना है, वो करना है, ऐसे रोज़ अपने प्रोफेशन बदलते थे, कहीं ऐसे ही सोच रहा हो। तो मैंने उससे बोला कि तुम्हें पायलट बनना है क्या, प्लेन चलाना है क्या? तो वो कहता है नहीं, वो कुछ भी ऐसे कुछ जवाब नहीं देता है, वो नो बोलता है बिल्कुल, और इधर उधर जो है देखने लगता है ज़मीन के ऊपर कि क्या बातें करनी है इस टाइप से। और फिर कहता है हाँ कभी कभी कुछ प्लेन्स ऊपर उड़ के चले जाते हैं फिरोज़ाबाद से, और यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मतलब भाई मुकेश पक्का इरादा होगा कि उसे मोटर कार मैकेनिक ही बनना है और वो मेहनत करने को भी तैयार है। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हेयर यू स्टडीड कि कैसे वो बच्चे जिनसे उनका बचपन, लॉ स्प्रिंग मतलब क्या हुआ? स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग वो मौसम होता है ना जो मार्च फरवरी में आता है जब फूल खिल रहे होते हैं। तो हमारी ह्यूमन लाइफ का भी वो स्प्रिंग का मौसम कौन सा होता है? बचपन। बचपन में हम खिले खिले रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और अब इन बच्चों से इनका जो लाइफ का स्प्रिंग का सीजन है ना, बचपन, वही छिन गया है। बचपन में ही तो मज़े कर सकते हैं, उसमें भी इनको नौकरी करनी पड़ी है और इतना कुछ झेलना पड़ा है। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट। तो ये कीवर्ड्स से आप ये चैप्टर को फुल रिवाइज कर सकते हो। इसके नोट्स आपको इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे। और क्वेश्चन आंसर सीरीज अब स्टार्ट हो चुकी है चैनल पे, डेली क्वेश्चंस आ रहे हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन इस साल आपके एग्जाम में आएंगे, खतरनाक पेपर पैटर्न होता जा रहा है आपका दिन पर दिन, तो वो खतरनाक में क्वेश्चन भी करा दूंगी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। सो यू कैन गो एंड चेक माय चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी लिंक लगा दिया, नोट्स के साथ में प्लेलिस्ट लगा दिया क्लास 12th इंग्लिश की, 12th के इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स की। तो जाके अच्छे से पढ़ाई कर लो एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।